नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एंड मेरा नाम है सीए कार्तिक जिंदल एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9th इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन। चलिए आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआर की। कि सर आप बोलते रहते हो ना एफआर एफआर, आपकी कॉपी कहाँ है? तो मेरी कॉपी आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। तो इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच करना एंड इस पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर आपके जो डाउट्स होते हैं, फर्स्ट डाउट क्या होगा आपका इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, आपका डाउट्स हो जाएंगे कि इज राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। क्या राइटिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों? पता लग जाएगा। सेकंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इज ICAI suggested answers is final। क्या जो ICAI ने एक बारी अपने आंसर्स में लिख दिया विच आंसर? suggested answer। I am not talking about the मॉडल आंसर, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ICAI सजेस्टेड आंसर। सर क्या ICAI के जो आंसर हैं जो इंस्टीट्यूट निकालता है आफ्टर एग्जामिनेशन, क्या वो फुल एंड फाइनल होते हैं? क्या सर हमारी कॉपीज इनसे चेक होती हैं? इनका भी आपको यहाँ पे निवारण मिल जाएगा। थर्ड इज राइटिंग लॉन्ग फ्रेसेस एंड टेक्स्ट। क्या सर अगर एग्जामिनेशन के अंदर 15 नंबर का सवाल है, 20 नंबर का सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, तो क्या हमको ज्यादा आंसर शीट फिल करनी है? क्या हमको लंबे लंबे लिखने हैं पैराग्राफ? तो इसका भी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेजर एक और बात, इसका डिस्कशन होगा विद एग्जामिनर कमेंट कि जो एग्जामिनर्स ने कमेंट किए हैं नवंबर 19 एग्जामिनेशन के बाद, उनका क्या इंपैक्ट है। अब आपके लिए वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखना। और आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपको अच्छा लगे तो ही करना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, अब आपके लिए वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप भी एग्जामिनेशन में सिट करने वाले हो इन नवंबर 20 एग्जामिनेशन और अपकमिंग एग्जामिनेशंस के अंदर। तो इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम बिल्कुल ही शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एंड दिस इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू, मेरा न्यू स्कीम थी तो आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू पेपर। चलिए मेरा पेपर हुआ था 1 नवंबर 2019 को एंड मैंने इंस्टीट्यूट के IFR एग्जामिनेशन में स्कोर किए थे दोस्तों 83 मार्क्स। हालांकि मतलब कि मैंने अच्छी तैयारी की थी एंड मुझे उम्मीद थी कि 80+ आ जाएगा, क्योंकि मेरी IFR में अच्छी थी प्रिपरेशन एंड एक ICAI की चेकिंग है, मैंने उस पर कंप्लीट फेथ रखा एंड एग्जामिनर हैज बीन अवॉर्डेड मी 83 मार्क्स। जिसने पेपर चेक किया उसने 83 मार्क्स मुझे अवॉर्ड किए। चलिए देखते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भी आपको पता लग जाएगी, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पेज जो हमको खाली छोड़ना होता है, ये पेज आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नवंबर 19 का मैंने निकाल लिया सजेस्टेड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया था इंडेस 103 के कॉन्सेप्ट से। हमको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इंडेस 103 से, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन से। एंड दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन गिवन इन द स्टडी मैट ऑफ ICAI। तो वहीं से क्वेश्चन आ गया एंड थोड़ी मोटी फिगर चेंज कर दी। दिस इज 16 मार्क क्वेश्चन। तो ये सवाल था 16 मार्क्स का दोस्तों, दिस इज 16 मार्क क्वेश्चन। तो देखिए अगर हम इसका आंसर देखते हैं, सजेस्टेड आंसर, सो दिस इज योर आंसर। मतलब इसने, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर पहले आंसर को लिखिए, बाद में जो नोट्स होते हैं जो उसके साथ में अटैच करने होते हैं, मतलब कि इट्स लाइक योर वर्किंग नोट्स, आप एंड में कीजिए। मैं नहीं मानता ऐसा, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए, क्योंकि दिस इज एन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। तो जैसा भी आप करेंगे अच्छा ही करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपकी आंसर मैच होना चाहिए, बस ये बात है टेक्निकली। देखिए मैंने सबसे पहले किया क्या, वर्किंग
नोट बनाएं। एंड सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे कि कंसोलिडेशन का, बिजनेस कॉम्बिनेशन का, तो सबसे पहले आप उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन लिख के जरूर आना, क्योंकि इस पे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यस द स्टूडेंट, द कैंडिडेट हु वाज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन हैज पर्टिकुलरली नोन अबाउट द फैक्ट दैट डेट ऑफ एक्विजिशन हमें लिखनी चाहिए। इट्स एन एडवाइस टू यू। एंड एक चीज और नोट करिए, मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का सोल्यूशन। कुछ बच्चे क्वेश्चन यहां लिखते हैं क्वेश्चन 1 पार्ट ए का सोल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन दिस इज मोर एप्रोप्रिएट कि जो एग्जामिनर है उसको कंप्लीट स्ट्रेट अवे पता लग जाए, जो चेकिंग कर रहा है रिस्पेक्टिव पर्सन, की वो क्वेश्चन कंप्लीट है हमारे सामने। देखिए मैंने सबसे पहले वर्किंग नोट बनाया एंड मुझे इस वर्किंग नोट की देखिए स्टेप वाइज मार्किंग कंप्लीट एलोकेट की गई। हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका एलोकेट किया गया, हाफ इसका एंड हाफ इसका। मेरा आंसर आया 96.82। अब इसका चेक करते हैं आंसर कितना निकाला इसने। परचेज कंसिडरेशन इसने 96.81 निकाला, शुक्र है दोस्तों, दिस इज नॉट एन एसएफएम, ये एफआर है। इस मैंने मेरा था 96.82। एग्जामिनर के पास जो चेकिंग करने वाला था पर्सन, उसके पास अच्छा खासा माइंड था कि उसने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया एंड मेरा आंसर कंप्लीट चेक हो गया, 2 मार्क्स। देन मैंने कंपटीशन की, गुडविल एंड एनसीआई गेन ऑन बार्गेन परचेज, देखिए कैसे की है मैंने कंप्लीट। मुझे इसके अंदर भी मार्क्स एलोकेट किए गए, मतलब मेरा कैपिटल रिजर्व के अंदर 1 पॉइंट का फर्क आ रहा होगा, क्योंकि मैंने वहां भी 1 पॉइंट का फर्क था। तो दिस इज 308.49 एंड मेरा कैपिटल रिजर्व आ रहा था 308.48। इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं है, मतलब उसने मुझे यहां भी नंबर दिए। फिर मैंने बनाई कंसोलिडेशन बैलेंस शीट। आपको कंपनी का नाम लिखना कंपलसरी है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, आपको ऐसे लिख के आने हैं। मेरी हैंडराइटिंग को इतनी अच्छी खासी नहीं है, बट अंडरस्टैंड हो रही है, चेकर को समझ आ रही है मेरी राइटिंग, जो मैं लिख के आ रहा हूँ, जो मुझे अपनी बात समझानी है उसको, उनको ये कंप्लीट समझ आ रही है। देखिए मैंने बैलेंस शीट बनाई, मेरा टोटल आया 3300 एंड मैंने लिख दिया नोट नंबर, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू आई कैसे है, तो मैंने उसको नोट्स में लिख दिया, नोट नंबर 1 2 3 4 5 एंड 33 अंदर। एंड इसकी बैलेंस शीट का टोटल जो हमारे पास ऊपर था उसका भी 3300 टोटल है। ठीक, जैसे इसने यहाँ पे वर्किंग नोट्स लिखे कि ऐसे ऐसे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे सभी वर्किंग नोट्स यही लिख दिए कि हम क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्या कर रहे हैं। जैसे कि पेमेंट टू शेयर होल्डर, फाउंडर शेयर होल्डर, तो मैंने सिंपल लिखा कि एज दिस इज कॉन्टीजेंट सो नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन। मैंने सिर्फ बेसिक सिंपल इंग्लिश लिखी कि मुझे इसका रीजन पता है कि ये कंटीजेंट है, इसलिए हमने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, अब इक्विटी शेयर वाला था तो मैंने लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, फिर लिख दिया यहाँ पे, और मैंने लिखा यहाँ पे रुपीज इन लैक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रुपीज इन लैक्स। तो ऐसे करके मुझे एग्जामिनर ने अभी तक नंबर दे दिया, मैंने बैलेंस शीट बना दी एंड मेरी बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया। नोट्स टू अकाउंट्स देखिए मैंने कैसे लिखे हैं, सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल करके आया हूँ। लाइंस भी देखो मेरी कैसे जा रही हैं, कोई ऐसे है कोई ऐसे है, कैसे भी हो रही है फर्क नहीं पड़ता, हमें टू द स्पीड, फटाफट हमने स्पीड से मार्क करना है। वहां पे हमें अच्छी हैंडराइटिंग पेशकश नहीं करनी, क्योंकि हैंडराइटिंग से मार्क्स नहीं मिलते, कंटेंट से मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। देखिए ऐसा लिख दिया मैंने एंड मुझे इस क्वेश्चन के अंदर 15.5 मार्क्स एलोकेट किए हैं। आउट ऑफ 16 एग्जामिनर हैज डिडक्टेड ओनली हाफ मार्क्स, पता नहीं कहां से काटा, लेकिन कंप्लीट स्टेप वाइज मार्किंग की गई है, कंप्लीट स्टेप वाइज मार्किंग। एंड अगर आप इसका देखेंगे वर्किंग नोट, इसने पता नहीं कैसे कैसे तैयार किया हुआ है, जैसे कि कंपोटेशन ऑफ कंसोलिडेशन भी, अमाउंट कैसे आई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत ही सिंपल रखा, आपको भी सिंपल रखना है, क्योंकि दिस इज ओनली अ सजेस्टेड आंसर। आपकी फीलिंग, भावना क्या है वो समझ आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था इंडियस 41 एंड इंडियस 20 गवर्नमेंट का। ठीक है, जैसे कि मैं इस पे सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी सेकंड क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का था, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमसे ये पूछा था कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एवेल्युएट whether the above accounting treatment made by the management is in compliance with the applicable NDS and if not advise the correct treatment। हमसे इतना ही सवाल पूछा,
तो मैंने जो लिखा, मैंने बहुत सिंपल लिखा, एज पर इंडिया 41 एग्रीकल्चर द गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली एंड ओनली इफ द गवर्नमेंट ग्रांट हैज रिसीव्ड, कि आपको जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो रिसीव होनी चाहिए, एंड द कंडीशन अटैच्ड टू द गवर्नमेंट ग्रांट विल बी कंप्लाइड विद। मैंने इसमें ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं किया, आई विल जस्ट पुट आउट द सिंपल सोल्यूशन। अगर आप इसके आंसर्स देखेंगे, आईसीआई का जो सजेस्टेड आंसर है उसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेशन दी हुई है, हमने इतना एग्जाम में नहीं लिख के आना। दिस इज वेरी बिग आंसर। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये बोलता है कि इनकरेक्ट भी है एंड फिर ये बोलता है कि करेक्ट भी है। ऐसे कैसे काम चलेगा साहब? आप इसमें दो टाइप के आंसर दे रहे हो कि वो इनकरेक्ट भी है एंड करेक्ट भी है, लेकिन हमारी इंटरनल फीलिंग, अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, हम अच्छे से पढ़ के गए हैं, हमें पता है कि दिस इज इनकरेक्ट, तो मैंने उसमें कुछ नहीं लिखा कि। और एक चीज और दोस्तों, जो भी आपको चीज इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन जरूर करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट में अंडरलाइन किया हुआ है, तो एग्जामिनर का एक डायरेक्ट इंप्रेशन वहां पे इंप्रूव होता है कि यस इसका आंसर ये है। अंडरलाइनिंग कर लेना ताकि इससे आपका इंपैक्ट पड़ जाए। मैंने लिखा द ट्रीटमेंट मेड बाय मैनेजमेंट इज नॉट इन कंप्लायंस विद द इंडियाज 41 द ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड इन द liability named deferred government grant, 4 marks completely awarded by the checker। सिंपल 1 पेज आंसर स्ट्रेट अवे खुला खुला लिखा। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट कंटेंट इंग्लिश बहुत सिंपल है। हमारा जो इंडिया हमें बोलना चाह रहा है, हमें जो सिखाना चाह रहा है, उसके ऊपर ही बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल था दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन इतना सिंपल था कि विद इन 6 to 7, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन दिया, लेकिन इसमें एक छोटी सी गुगली फेंक दी। दिस इज गुगली, ईयर 5 इज गुगली। गुगली क्यों था ये? वैसे इस क्वेश्चन को टाइम लगता सोल्व करने का 8 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स, आप 10 मार्क्स लेके जाएं आराम से। कुछ नहीं पूछा, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का इंडेक्स 32 एंड 109 का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसने किया क्या, कहता है कि वेदिका लिमिटेड इशू 80,000 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑन 1 अप्रैल 15, मतलब कब इशू किए? 1 अप्रैल 15। ओके ग्रेट। रिडीम कब होंगे? 31 मार्च 19। रिडीम कब होंगे? 31 मार्च 19 को। ठीक है सर, क्या दिक्कत है? दिक्कत है दोस्तों। दिक्कत क्यों है? बच्चे कई बार टाइम नहीं पढ़ते कि रिडीम कब होगा। 4 साल बनते हैं, 1 अप्रैल 15 to 31 मार्च 16 फर्स्ट ईयर, 17 सेकेंड ईयर, 18 थर्ड ईयर, मार्च 19 फोर्थ ईयर। बट द गुगली विच इज ICI tried to play that it given year 5 factor also, उसने 5th ईयर के फैक्टर और दे दिए यहाँ पे, 5th ईयर के फैक्टर और दे दिए यहाँ पे। तो बच्चों ने किया क्या? इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर दी और क्वेश्चंस वहीं गलत हो गया कंप्लीट। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का, तो ICI ने बहुत ही सिंपल वे से इतने में ही सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। नोट द क्वेश्चन हैज बीन सोल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। बिल्कुल दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए गए हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सोल्व करना है। एंड अगर आप मेरा आंसर देखेंगे दोस्तों, तो मैंने भी इतना ही किया है, मतलब ओनली सिंगल पेज आई इन्वेस्टेड इन दिस क्वेश्चन एंड एग्जामिनर अवॉर्डेड मी कंप्लीट 10 मार्क्स। कौन कहता है कि CA में कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलते? कौन ये बात बोलता है कि इंस्टीट्यूट जानबूझ के नंबर काटता है? कौन ये बात बोलता है कि ICI की चेकिंग ठीक नहीं है? हालांकि लूप्स फ्लूप्स होती रहती हैं, लेकिन अगर आप लिख के आए हो दोस्तों, तो एक हाई प्रोबेबल चांस कि आपकी चेकिंग कंप्लीट एलोकेट होगी। मेरा सोल्यूशन देखिए कि इस एक छोटी सी फिगर के एग्जामिनर हैज अवॉर्डेड मी 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, स्टेप बाय चेकिंग। एंड अगर हम इस क्वेश्चन के सिर्फ यही पूछा था कि सिर्फ इनिशियल एंट्री बता दो, बच्चों ने पता नहीं 5 के 5 3 साल की एंट्री कराए वहां पे, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं थी। जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना लिखो, सीधी बात, नो बकवास, सिंपल फैक्टर मान लो। एंड ये चीजें लिखनी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इससे विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द चेकर। तो अगर मैं इसके एग्जामिनर कमेंट देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें
क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में, क्या बोला इसने दोस्तों, he is trying to saying that many examiners were not able to complete the solution or present the consolidated balance sheet correctly. गलती कर दी लोगों ने। सेकंड क्वेश्चन का भी ऐसा है कि द पार्ट ऑफ क्वेश्चन भी गवर्नमेंट ग्रांट एंड 41 के अकॉर्डिंग था, हाउएवर मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर आंसर्ड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडियस 20 ओनली विदाउट रेफरिंग द रेलिवेंट इंडियस 41। सो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज जो पेपर लिखने आए हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। हमको पता सब कुछ है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं हो पाती वहां पे, तो वही चीज करनी है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आई यू एक्सपेक्टिंग कि 90% कैंडिडेट का कंप्लीट अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं 50% से ज्यादा गलती कर गए कि उन्होंने 5 साल का पीरियड मान लिया। होना कितने चाहिए था, 4 साल का। जैसे ही मैंने, मेरा खुद पेपर था, मैंने देखा कि यार वो 5 साल का दिया हुआ फैक्टर, तो मैंने 5th फैक्टर को कांटा मार दिया, आई क्रॉस इट कि मेरे कोई काम का नहीं है फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड का बी पार्ट था 105 का। 105 का कि आपसे ये था पूछा हुआ कि असेसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हेल्ड फॉर सेल क्या है क्या नहीं है। इसने इतना कुछ लिखा दोस्तों, इतना बड़ा लिखा। क्या मैं इतना बड़ा लिख के आया वहां पे? नहीं दोस्तों, मैं इतना बड़ा नहीं लिखा है वहां पे। स्ट्रेट अवे मैंने 1 का ए पार्ट लिखा कि एज पर इंडियस 1, तो मैंने देखिए यहाँ पे लाइन ला दी, यस पे मैंने अंडरलाइन है, यहाँ भी अंडरलाइन है, तो उसको लग गया पता, ठीक है इसको आता है। सेकंड पॉइंट था कि मैंने यहाँ भी अंडरलाइन किया, देखो दोस्तों, कैरिंग अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस, गुडविल, ऐसे ऐसे कुछ किया मैंने, और मैंने स्ट्रेट अवे सिंपल ऐसे करके एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस क्वेश्चन खत्म कर दिया। हालांकि थर्ड पार्ट में एग्जामिनर गिव मी 0, पता नहीं क्यों 0 दिया, आई डोंट अंडरस्टैंड। हालांकि मेरा पार्ट ये भी ठीक था, लेकिन 8.5 नंबर आ गया इस क्वेश्चन के अंदर भी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर भी अगर मैं एग्जामिनर कमेंट देखें, ए हैंडफुल एग्जामिनर हैज कमिटेड मिस्टेक इन कंप्यूटिंग द मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हेल्ड फॉर सेल। मतलब एग्जामिनर से ये अमाउंट भी कैलकुलेट नहीं हुई। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आईसीआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आईसीआई आपसे इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, वो आपसे थोड़ी सी अच्छी नॉलेज, क्वालिटी कंटेंट एक्सपेक्ट करता है दोस्तों, और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। आप वहां पे लिख के आओ, नंबर आपको आईसीआई जरूर देगा दोस्तों, जरूर देगा। अब थर्ड क्वेश्चन था शेयर बेस्ड पेमेंट का। दिस इज द सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन पूछा था। आई डोंट रिमेंबर कि दिस इज द आरटीपी क्वेश्चन और एमटीपी। आरटीपी और एमटीपी मुझे पता नहीं, लेकिन दिस इज ओनली ऑन नवंबर 18 का आया था, शायद आरटीपी में से आया था या एमटीपी में से आया था, लेकिन क्वेश्चन सेम था। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सवाल था शेयर बेस्ड पेमेंट का। एंड मैंने सोल्व कैसे किया, मैंने थर्ड का वही ए पार्ट का सोल्यूशन, when the life of grant is 4 years। वर्किंग नोट देखिए, मेरे सबसे पहले वर्किंग नोट्स ही आते हैं। मैंने वर्किंग नोट बहुत ही सिंपल रखा है। एक्सपेंसेस टू बी एलोकेट एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑन 31 मार्च 18, 19, 20, 21। एग्जामिनर ने वर्किंग नोट देखते ही मुझे 4 नंबर दे दिया। एग्जामिनर ने मुझे वर्किंग नोट देखते कुछ 4 नंबर दे दिया। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। एक ही चीज अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस एंड कंटेंट। सिर्फ यही मांगता है आईसीआई एंड चेकिंग वाला भी आपसे। मैंने क्वेश्चन को बहुत ही कंसाइज रखने की कोशिश की है कि जितना कंसाइज हो और जितना आपका रेलिवेंट हो उतना ही आंसर आए, ताकि चेकर वाले को भी लगे पता कि जो ये बंदा कैंडिडेट लिख के आया है वो सिर्फ रेलिवेंट थिंग्स लिख के आया है, रेलिवेंट थिंग्स बिल्कुल नहीं है। हालांकि मान लो कोई क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, छोड़ना नहीं है, सबसे एंड में आओ करके वो वाला, ताकि उस पर इंप्रेशन बैड ना इम्पैक्ट हो। एंट्रीज करी देखिए, मैंने वैसे ही फिर किया है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, कौन सी कंपनियां लिखो वहां पे, पर्टिकुलर्स रुपीज यहाँ पे लिखो, अगर रुपीज इन 1000 है, लैक्स लिखो यहाँ पे। ऑन 31 मार्च 18 वही सिंपल एंट्री, वही को यहाँ लिख दिया मैंने। 19, 20, 21 फिर सेकंड पार्ट था, 2 नंबर इसके मिल गए, फिर वैसे ही इसके वर्किंग नोट एंड वैसे ही जर्नल एंट्रीज। 8 मार्क्स कंप्लीटली गिवन। इसमें भी मुझे 8 नंबर दिया है इंस्टीट्यूट ने, देख सकते हैं आप। थर्ड का बी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज माई आंसर is different from ICAI suggested answers।
इसने थर्ड का 20 सवाल पूछा था इंडियस 23 के अकॉर्डिंग बोरिंग कॉस्ट के अंदर। तो मैंने जो मेरा कॉन्सेप्ट मुझे बोलता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपको आईसीआई की जो सोल्यूशन दी हुए हैं आपको वही करके आने, यू कैन नॉट डू योर ओन सोल्यूशन। खासकर एसएफएम के अंदर आपको जैसे आईसीआई बोलती है वैसे करना पड़ेगा। सर एसएफएम के अंदर कोई कानून नहीं है, देयर इज नो लॉ, देयर इज ओनली एन एजम्पशन कि ऐसा होगा। तो आईसीआई की अगर वो एजम्पशन है तो आईसीआई उसको मान सकती है, लेकिन एफआर इज अ लॉ, इज अ स्टैंडर्ड्स, दिस इज नॉट मेड बाय आईसीआई, इंडियस इज नोटिफाइड बाय द एमसीए एंड हमको स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट से ही मूव आउट करना है। अगर आईसीआई उसका आंसर नहीं करती सही प्रेजेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मॉडल टेस्ट पेपर, जब मॉडल आंसर निकाले जाते हैं जिनसे पेपर चेक होते हैं हमारे, उनमें कंप्लीट आंसर ठीक होते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑन द इंडेक्स। तो मैंने लिखा, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आया दोस्तों, मेरा इंटरेस्ट आया 1,14,000 मेरा इंटरेस्ट आया दोस्तों। एंड कोरस्पॉन्डिंगली आईसीएआई का कितना इंटरेस्ट आया दोस्तों, जैसे थर्ड का पेपर देखिए कितना लिखा हुआ पड़ा, आईसीआई का कितना इंटरेस्ट आया दोस्तों 3,26,000। क्या मैच कर रहा है आसपास भी सर? कहां दिल्ली, कहां हैदराबाद, वही बात हो गई सर। कहां 1,14,000 और कहां 3,26,000, लेकिन नंबर कितना दिया स्टेप वाइज मार्किंग में, 4 नंबर दे दिया गया दोस्तों। क्या आपको अभी भी लगता है कि suggested answers are same which are evaluated in the final examination? I don't think so. I don't think so at all. 1,14,000 weighted average boring cost देख लो सर, यही देख लेते हैं। weighted average boring cost is 34,33,334 एंड मेरी कितनी है दोस्तों 35 लाख। नो मैच सर। कैपिटलाइजेशन रेट देख लो 9.50% पर एनम, मेरा कितना है ओनली 3.257%। 2 to 8 marks fully allocated. My answer is not matching with the ICAI suggested answer, but full number दे दिए गए because technically my answer is correct, 100% correct. ICAI का आंसर रॉन्ग है, मेरा ठीक है, मुझे नंबर दिया गया है 8 नंबर। आप देख सकते हैं मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन यहीं स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ही मतलब इन अ सिंगल पेज 10 मार्क का वहां था, 8 नंबर का वहां था, कुछ ज्यादा नहीं लिखा, नंबर मिल गए पूरे के पूरे। थर्ड का सी पार्ट पूछा कि फंक्शनल करेंसी क्या थी एज पर इंडियस 21, मैंने सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों लिख दिए, ठीक है, लेकिन मुझे 4 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन मैंने कितना लिखा, हाफ पेज यूज किया दोस्तों। सिर्फ बच्चे 2-2 पेज आते हैं भर के इन्हीं बातों के, बट मुझे 3 नंबर मिल गए 4 में से। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, चलो 3 नंबर तो मिले। आई एम जस्ट राइटिंग ओनली पॉइंट आउट थिंग्स, मैंने कुछ इररिलेवेंट नहीं लिखा अभी तक, बकवास नहीं की बिल्कुल। एग्जामिनेशन के अंदर बिल्कुल ही पॉइंट टू द पॉइंट लिख के आया हूं, टू द शॉर्ट, ताकि मेरा पेपर कंप्लीट हो जाए टाइम पे। हमारे पेपर क्यों नहीं कंप्लीट हो पाते, क्योंकि हम अननेसेसरी थिंग्स को ज्यादा करते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, और जो पर्सन कॉपी चेक कर रहा है उसका भी टाइम वेस्ट होता है, एंड वो हमें नंबर नहीं देता। इंस्टीट्यूट भी बोलता है कि कॉपी ज्यादा भरने की कोशिश मत करो, कॉन्सेप्ट लिख के आओ, कंटेंट लिख के आओ, राइटिंग जैसे भी हो, लेकिन थोड़ी सी समझ आनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने किया 6th का सी पार्ट, इंडियस 1099 का क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़ा देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे इंडियस 109 का नाम आया, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, क्यों, ताकि एग्जामिनर को पता, ताकि चेकर को पता लग जाए कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 109। एक स्टूडेंट को ये पता है कि 109 का क्वेश्चन है, तो मैंने लिख दिया कि द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज द वैल्यू, 1 नंबर मिल गया स्टेप वाइज मार्किंग का। जर्नल एंट्री इन द बुक्स किए, हाँ दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, 4 नंबर का नहीं था, कम से कम 8 मार्क का सवाल था, लेकिन आईसीआई ने 4 में पूछा, लिख के आया, 4 नंबर एलोकेट हो गए। तो हम पढ़ते हैं एग्जामिनर कमेंट, थर्ड वाला क्वेश्चन, कि स्मॉल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स ने कुछ छोटी मोटी गलती कर दी, बाकी सबका ठीक था। थर्ड का भी सम एग्जामिनिंग करेक्टली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट बट फेल टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कैपिटल, ड्यू टू दिस दे अराइव्ड इनटू रॉन्ग कैपिटलाइजेशन रेट। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनी फेल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी फैक्टर।
क्या लिखा है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द, मतलब मोर देन 50% एग्जामिनर्स को पता नहीं था कि प्राइमरी सेकेंडरी फैक्टर क्या है। इंडियस 21 के क्वेश्चन पूछ लो, सब रटे हुए हैं। यस दोस्तों, मैं बोलता हूं आप रट्टा मार के जाते हो एग्जाम के अंदर। कॉन्सेप्चुअली बहुत कम पर्सन है जो अपने कॉन्सेप्ट को बेस रख के एग्जाम देने जाते हैं। दे आर ट्राइंग टू थिंक दैट कि ICSE will ask the same question and if ICSE change only one figure or something rate in the examination, student will start stuck out. They thought that what the paper has ICSE asked, ICSE will ask very reasonable paper. Only the thing required is that whether your concept is appropriate, whether your concept is strong, is you able to face the examination. Just think about it and अपने हार्ट से पूछना कि आपकी तैयारी अच्छी है। क्योंकि जब मैं ये चीजें सुनता हूं कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनी फेल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, उनमें मैं भी हूं, बट मैं एक्सप्लेन करके आया हूं क्योंकि इंडियस 21 का इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का बेसिक क्या है, what is the basic thing is a functional currency. And if we don't, and if we as a chartered accountant we don't know about the primary and secondary factors of the functional currency, so यार अच्छा नहीं लगता कि यार हमें नहीं पता। लेकिन हमें क्वेश्चन सब पता है इंडियस 21 के, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता चुटकी में सोल्व हो जाता क्वेश्चन। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें तो थ्योरी नहीं पढ़नी, ये थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ही है आपके। तो ये बात है। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों मैं छोड़ के आया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो लिखा हुआ है कि मोस्टली एग्जामिनर ने ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एग्जामिनिंग अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एंड उन्होंने भी जो अटेम्प्ट किया वो ठीक अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो ठीक है, कंप्लीट होने वाला भी है हमारा अनलॉक का प्रक्रिया। तो ये था। तो सिक्स का एक क्वेश्चन था, एज whether the event is adjusting or not adjusting, is a very simple question from India's 10। मैंने क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा दोस्तों, मैं अपने कॉन्सेप्ट पे चला और मैं लिखा है कि दिस इज द इवेंट एडजस्टिंग इवेंट। अब एग्जामिनर को अगर अंडरलाइन लिखी है तो वहां लिखा है कि हाँ अंडरलाइन है तो इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट। सेकेंड लिखा एज पर इंडियाज 2, जहां जहां मैंने इंडियाज का नाम दिया वहां पर मैंने अंडरलाइन की, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैंने वहां पे अंडरलाइन किया। राइटिंग आप देख सकते हो इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, कुछ भी लिख के आ रहा हूं मैं वहां पे, मतलब कंटेंट मेरा ठीक है वहां पे। फर्स्ट का 2 नंबर दिए यहाँ पे, 8 नंबर का सवाल था, तो लिखा है दिस शुड बी एडजस्टिंग इवेंट, 2 नंबर। थर्ड का एडजस्टिंग इवेंट मतलब 4 लाइन लिख के आया हूं मैं, अभी खुली खुली 2 नंबर दे दिए। फोर्थ का एज पर इंडिया 37 नाम आया तो अंडरलाइन करी एडजस्टिंग इवेंट, सो दिस इज नो एडजस्टिंग इवेंट एंड नो नीड टू अकाउंट 8 नंबर। कौन कहते हैं इंस्टीट्यूट फुल मार्क्स नहीं देती हमको, फुल मार्क्स 8 नंबर, full marks 4 number, 3 marks out of 4 in the theory question, 8 marks full number, 8 marks full number। so this is not the fact। आप लिख के आइए, नंबर मिल जाएगा आपको दोस्तों। मैं आपका भाई ही हूं, डोंट वरी दोस्तों, आपका दोस्त हूं, तभी आपको समझा रहा हूं कि अपने आप पे बिलीव रखना। यू आर द बेस्ट, यू द बेस्ट, यू हैव टू गो, डोंट कंपेयर विद अदर वन। दोस्तों आपको सब पता है, अच्छे से जाइए क्वेश्चन एग्जाम देने। क्या सर हम इंडियाज का नाम लिख के आते हैं हमको मार्क्स मिलते हैं? यस सर मिलता है। एज पर इंडियाज 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, पढ़िए एज पर इंडियाज 113 6 का पार्ट बी का सोल्यूशन, मेरा मेथड वही रहा है। इंडियाज 113 का सवाल था फेयर वैल्यू मेजरमेंट का, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का नाम नहीं दिया हुआ था, मैं नाम लिख के आया, 1 नंबर मिल गया दोस्तों। देखिए 1 नंबर मिल गया दोस्तों, गुड। तो ऐसे करके आया हूं, तो मेरा इसमें 6 नंबर दिए। दिस इज पार्ट इज नॉट, मेरा पार्ट ठीक नहीं था तो मुझे यहाँ पे 0 मिला, मतलब मुझे 8 में से दोस्तों मुझे 6 मार्क्स मिले, वेरी सेटिस्फाइड। अभी यहाँ पे नहीं आते, मतलब मेरे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। एंड अगर मैं एग्जामिनर कमेंट की बात करूं 6 का ए पार्ट की, द क्वेश्चन मतलब ए फ्यू एग्जामिनी, मतलब मोस्ट का क्वेश्चन सही था, एप्रोप्रिएट था, बहुत बढ़िया। Many examinee failed to calculate the fair value of asset, last part of the question, इसमें मैं भी इंक्लूड था कि मैं नहीं कर पाया fair value calculate। थर्ड का 1, some of the examiner ने, some of the examiner did not account for the prepared length at the beginning and they error in the journal entry। मतलब यार इंडियस 109 का फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं ठीक हुआ तो क्या करेगा ICI, इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिफ्थ का ये पार्ट क्या था दोस्तों, फिफ्थ का ये पार्ट आया था जब तो मई 19 का सेम सवाल उठ के आ गया था एंड वी आर इन शॉक, कैसे दे दिया। लेकिन आपको पता है कि हमारे सिलेबस के अंदर
एएस एप्लीकेबल नहीं थे, इंडियस थे, तो उसकी बैलेंस शीट भी इंडियस में होनी थी तैयार। तो बच्चे एएस में आए करके, लेकिन मैं इंडियस में करके आया था। एंड फिफ्थ का बी पार्ट था इंडिया 16 के अकॉर्डिंग। तो मुझे कितने नंबर दिए गए फिफ्थ के बी पार्ट में? 4 नंबर मैं लिख के आया, लेकिन 4 नंबर दिया, कोई बात नहीं, 8 में 4 नंबर दिया गया मुझे। एंड फिफ्थ के पार्ट के अंदर ही मुझे सिर्फ 4 नंबर दिया गया 12 में से। पता नहीं मैंने क्या मिस्टेक किया, लेकिन ठीक है, टाइम नहीं था, कोई बात नहीं, मुझे 4 नंबर दिया गया। तो दिस इज कंप्लीट पैक माई सर्टिफाइड कॉपी। मैंने कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं ली, मेरा अप्रोप्रिएटली में कॉपी में काम चल गया। एंड अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या रखनी है आपको ध्यान। अब आपके लिए कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मैं अपने पहले 4 क्वेश्चन करके आया था। मैं अपने पहले 4 क्वेश्चन करके आया था। कौन सा? एक तो मैंने फर्स्ट किया, एक सेकंड किया, एक थर्ड किया और एक सिक्स्थ किया। मुझे कितने मार्क्स मिले इसमें? मुझे 8 नंबर मिला। 83 माइनस 8 कर दो आप, मुझे मतलब कि मार्क्स मिले 75 आउट ऑफ 80। मेरे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के अंदर मुझे 75 आउट ऑफ 80 मिला। तो अगर आप 80 का अटेम्प्ट करके आते हैं तो क्या सर 75 मार्क्स आ सकते हैं? डेफिनेटली आ सकते हैं, तो कोई डाउट नहीं है। और सर गलती से मैंने यहाँ पे टिक मार्क करना भूल गया, क्योंकि टू बी टिक्ड होता है ना, लेकिन ठीक है, उसने इग्नोर किया, नंबर दे दिया 8 नंबर। तो दिस इज योर फुल एनालिसिस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दोस्तों कोई भी दिक्कत लगती है आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, आई एम अवेलेबल, आई एम ऑलवेज विद यू। मई 21 के लिए मेरी एफआर का जो रिवीजन है क्लासेस वो आ जाएंगी, लेकिन नवंबर 20 आगे भी मैं आपके साथ ही रहूंगा। एंड आने वाली जो मेरी अगली वीडियो रहेगी वो रहेगी मेरे जो क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया था केजे सुपर 83 क्वेश्चन बैंक, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। थैंक यू उसके लिए आप सभी को कि आपने इतना सपोर्ट किया उस क्वेश्चन बैंक के लिए। मैंने उसमें एफर्ट्स भी बहुत किए थे, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू कि आपकी एफर्ट अच्छे रहे, आप अच्छा स्कोर हो पाए आपका, दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर। उन क्वेश्चन के अंदर कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आई विल अपडेट अ यूट्यूब वीडियो। सो मैं उसकी यूट्यूब वीडियो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर उसकी वीडियो लॉन्च हो जाएगी। उसके अंदर मैं आउट ऑफ 83 आई ट्राई टू सोल्व 9 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे पास काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो लॉन्च हो जाएगी मेरी उसके लिए। बाकी आपने मतलब कि ठीक है, बाकी आपकी वीडियो आपके सामने है तो उसको अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका जो भी फीडबैक है, मुझे फीडबैक आपका जो भी फीडबैक रहेगा, तो प्लीज गिव योर फीडबैक आल्सो। एंड ऑलवेज टेक केयर दोस्तों, एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑलवेज टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।